नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम लोग कर रहे हैं अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सार्वभौम मताधिकार की, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फिर बात करेंगे संघवाद, फिर बात करेंगे राष्ट्रीय पहचान, फिर बात करेंगे प्रक्रियागत उपलब्धि की। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि भारत के संविधान का दर्शन क्या है। मतलब अगर हम भारत के संविधान को पढ़ना शुरू करें तो कौन कौन से विचार निकल करके आएंगे, कौन कौन से जो थॉट्स है वो निकल करके आएंगे। दर्शन क्या होता है, फिलोसफी क्या है, क्या विचार है, ये सब कुछ हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने भारत के संविधान की 3 बड़ी उपलब्धियों के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करी, जिसमें हमने देखा कि उदारवाद व्यक्तिवाद की चर्चा करी गई है, उदारवादी व्यक्तिवाद की चर्चा करी गई है, सामाजिक न्याय की बात करी गई है और सामूहिक अधिकारों की बात करी गई है। समुदाय को भी अधिकार दिए गए हैं। ये 3 उपलब्धियां विशेषताएं भारत के संविधान की देखने को मिली है। अब आज हम आगे कुछ और विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें एक बड़ी ही विशेषता है सार्वभौम मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसको कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि जितने भी देश में वयस्क लोग, वयस्क का मतलब होता है एडल्ट, और एडल्ट कब हो जाते हैं? 18 के बाद। ठीक है, 18 के बाद 18 वर्ष के सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो 8 लाख कमाए, चाहे साल के 80 लाख कमाए, चाहे 10,000 रुपए कमाए, सबको वोट देने का अधिकार होगा। और सबका वोट 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू होगी। एक व्यक्ति का वोट डालने पर एक ही वोट काउंट होगा और एक समान होगा, यह बात कही जाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर देश में सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी वोट डालेगा तो भी काउंट होगा, और देश का मजदूर, देश का आम आदमी वोट डालेगा तो भी एक काउंट होगा। इससे हमें क्या देखने को मिलती है? इससे हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी देखने को मिलती है, इससे हमें राजनीतिक समता देखने को मिलती है। राजनीतिक समता या राजनीतिक समानता जो कहते हैं वो हमें देखने को मिलती है। अब चाहे कोई सी जाति का व्यक्ति वोट डालो एक है, कोई सी धर्म का व्यक्ति वोट डालो एक है, महिला वोट डालो तो भी एक, पुरुष वोट डालो तो भी एक, गरीब वोट डालो तो भी एक, अमीर वोट डालो तो भी एक। तो यहाँ पे सब क्या हो गए? बराबर हो गए। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के संविधान की है कि जब फर्स्ट डे से, जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से सबको मताधिकार दिया गया, सबको वोटिंग राइट दिया गया। और ये वोटिंग राइट एक बहुत बड़ी ताकत हर व्यक्ति के लिए है कि वो सरकार में परिवर्तन कर सकता है, चेंजेस ला सकता है, ये सब कुछ। आइए जानते हैं इस टॉपिक को। 2 अन्य केंद्रीय विशेषताओं की उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उनको और केंद्रीय विशेषताओं के रूप में गिना जाता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। देखिए, सार्वभौम मताधिकार खुद कोई एक कम उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अब आप कहोगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग राइट डालना, इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि वाली बात है? बेटा उपलब्धि है। उपलब्धि क्यों? क्योंकि समाज में ऊंच नीच का व्यवहार था, ऊंच नीच का व्यवहार था समाज में। ऊंच नीच के व्यवहार को देखिए, अब जब जिस दिन वोटिंग राइट डाल दिया गया संविधान में कि भाई सबको वोट देने का अधिकार है, और शुरुआत में कितने साल की उम्र थी? 21 साल थी। ठीक है, फिर बाद में उसको 18 कर दिया गया। 21 साल की उम्र में वोटिंग राइट दे दी गई कि भाई सभी वोट डाल सकते हैं। परंतु सवाल यह उठता था कि क्या जो अमीर आदमी है, जो रिच लोग हैं, क्या वो गरीबों को वोट डालने देंगे? क्या अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को वोट डालने देंगे? क्या जो पुरुष है, जो मेल है, क्या वो फीमेल्स को वोट डालने देगा? ठीक है, तो ये सब इतने सवाल उठते थे हमारे सामने। क्यों? देखो, अब ये सारे क्या हैं? वो लोग हैं जो कि संपन्न लोग रहे, ठीक है ना, और ये सारे वो लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, ठीक है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है। तो कभी भी इस वर्ग वाले लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो हमेशा से हमारी बात सुनते हुए आ रहे थे, आज वो भी हमारे साथ बराबर की भागीदारी निभाएंगे। तो समाज में ऊंच नीच था, तो जो लोग बहुत पिछड़े थे उनको भी वोटिंग राइट देना और बराबर देना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और भी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यह बात हम देखिए क्लास 12th में भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। क्लास 12th में जब हम पढ़ेंगे, एक किताब पूरी भारत की है, उसमें पढ़ेंगे
तो ये वोटिंग राइट हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों उपलब्धि है? क्योंकि जहां पर परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत रहा हो और उसे समाप्त करना लगभग लगभग असंभव था। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था धर्मनिरपेक्षता वाले में कि जो समाज में जो कुरीतियां हैं, अगर समाज में कुछ गलत चल रहा है तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। राज्य के हस्तक्षेप के बिना उन कुरीतियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो ऊंच नीच वाली भावना है जिसको समाप्त करना लगभग लगभग असंभव था, ऐसे समय में, ऐसी स्थितियों में सबको मताधिकार देना ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी देर से दिया गया था। देखिए, अब एक तो क्यों वोटिंग राइट देना इसलिए भी जरूरी था, देखो कि भाई यहां समाज में ऊंच नीच सबको देना जरूरी था। दूसरा क्या है, जो पश्चिम के जो देश हैं जहां पे संविधान बन चुके हैं, काफी दिनों से संविधान चल रहे हैं, मतलब जो वहां का कामगार तबका है, अगर आप देखें काम करने वाले लोग हैं, जो अब काम करने वाले लोग कौन होते हैं बेचारे, जो गरीब तबका है वो हो गए, महिला, इनको काफी समय के बाद वोटिंग का राइट दिया है, काफी समय के बाद दिया है। आप यूएसए है, आप अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने भी 1918 1920 में आकर करके अपने देश की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया है और हमने जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से सबको अधिकार दिया। तो जो पश्चिम के देश हमें ज्ञान दिया करते थे, ठीक है भाई, इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, उन्होंने भी उस समानता को फॉलो नहीं करा। और अगर आप लोगों ने क्लास 10th में हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और अगर आपको याद होगा तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को दे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बार बार में समानता की बात हो रही है, परंतु यूरोप के देश खुद ही समानता को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, जो काम करने वाले लोग हैं उनको अधिकार नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो मेल है उन्हीं को वोटिंग राइट दिया जा रहा था। तो अब ऐसे देशों को दिखाने के लिए कि भाई आप लोग सिर्फ दिखावटी उदारवादी हो, सच में उदारवादी हम लोग हैं, सच में समानता हम लोग मानते हैं और सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, सबके साथ इक्वल वाला व्यवहार होना चाहिए। ये वोटिंग राइट के लिए वोट डालना, और वोट डालना सच में बहुत जरूरी है। अब आप लोग भी 18 साल के हो जाओगे, आज कमेंट बॉक्स में आप यही बताइएगा कि आप अपना पहला वोट कब डालोगे, मतलब आप 18 साल के कब हो जाएंगे और आपके राज्य में या आपके नगर निगम के सरपंच के चुनाव कब होंगे, ठीक है, या लोकसभा के चुनाव 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं तो कब डालेंगे, तो पहला वोट आपका कब डालने वाले हो आप जरूर बताइएगा, वोट जरूर डालना, ठीक है ना। आप किसी भी पार्टी को दो, किसी भी पार्टी को वोट दो, किसी भी व्यक्ति को दो, ये एक आपका पर्सनल है, ठीक है, किसी के दबाव में आकर के किसी के लिए मतदान करना ये बिल्कुल भी नहीं है। मतदान देना जरूरी है, मतदान करना आवश्यक है, ठीक है, पर आप पे पाबंदी नहीं है कि आप किसको करते हो, किसी को बताते हो या नहीं बताते हो, नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात को गोपनीय रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, पर वोट देना जरूरी है, वोट देकर के हमें सभी को आना चाहिए। ओके, एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजातीय तबके में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। देखो, अभिजातीय वर्ग, ये शब्द सुना सुना सा लग रहा है, कुलीन वर्ग की बात करते हैं, कहां पे पढ़ा है ये कुलीन वर्ग वाला, हिस्ट्री का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में पढ़ा है। जब कुलीन वर्ग के में ये बात बन गई कि एक राष्ट्र का विचार आ गया, ठीक है, राष्ट्र राज्य की बात हम लोग पढ़ चुके हैं जहां पे एक सामूहिक संस्कृति के लोग रहते हो, जब राष्ट्र राज्य का विचार बन चुका था तो वहां पे लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा कि भाई जब हम एक सामूहिक संस्कृति वाले लोग रह रहे हैं तो यहाँ लोकतंत्र से स्वशासन होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, और सेल्फ मतलब हम जनता खुद रूल करें, तो वो लोकतंत्र वहां से धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाता है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। तो भारत के राष्ट्रवाद में हमेशा से एक धारणा जो रही, राज्य व्यवस्था में, जो पॉलिटी में हमेशा से एक धारणा रही, वो क्या थी कि समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। मतलब ऐसी पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करें, मतलब ऐसी हमारी राज्य व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जिसमें हर सदस्य की जो इच्छा है वो सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। मैं पहले भी इन बातों पर आपका फोकस ला चुका हूं कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें हर वर्ग के लोगों ने अपनी भागीदारी दी है। और क्यों दी है? क्योंकि एक उम्मीद के साथ कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा, जो हमारी समस्या है उन समस्याओं का निवारण होगा और हमें भी एक सही मायने में आजादी मिलेगी। जो सामाजिक समस्या है उनसे, जो आर्थिक समस्या है उनसे भी हमें आजादी मिलेगी। तो जब आजाद भारत हो गया तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जो सब सदस्यों की इच्छा को पूर्ण कर सके। सारे सदस्य भी नहीं तो कम से कम हर वर्ग की जो इच्छा है वो इच्छाएं पूरी हो सके, उनकी सामाजिक आर्थिक समस्या को दूर कर सके। और ये बात संविधान बनने से काफी समय से पहले ही चलती आ रही है कि हमारी जो राज्य व्यवस्था हो वो सबकी इच्छा के अनुसार हो। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज
विचारों में से एक है। ठीक है, तो सार्वभौम मताधिकार का जो विचार है, ये एक मतलब आप कह सकते हैं आधारभूत विचार भारतीय राष्ट्रवाद का रहा है कि हमें सार्वभौम मताधिकार देना है, हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना है। देखिए ये बात मान करके चलिए कि जो 200 सालों तक भारत ने संघर्ष किया, जो 200 साल तक स्वतंत्रता आंदोलन चला, ठीक है, मूवमेंट्स हुए, अलग अलग आंदोलन चलाए गए, इन सब से हमें काफी कुछ आइडियाज धीरे धीरे मिलते गए, विचार मिलते गए, और फिर वो आइडियाज हमारे लिए क्या है, एक तरीके से आधार बन गया कि हमें इन चीजों को जिस दिन भी देश का संविधान बनेगा उसमें मेंशन करना है। जैसे कि भाई अब ब्रिटिशर्स से वो मताधिकार में भेदभाव करते थे, नहीं भाई अब यहां से क्या आइडिया है कि नहीं, हम जिस दिन आजाद हो जाएंगे उस दिन हम सबको मताधिकार देंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स बिना ही पूछताछ के व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं, नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम उनको मौलिक अधिकार में जोड़ करके सबको, मतलब अगर पुलिस के पास भी कोई व्यक्ति है तो उसके पास भी अपना अधिकार होगा कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाए, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करा जाए, खुद का वकील हो, खुद का नहीं हो तो सरकार उसको वकील प्रोवाइड कराएगी, ऐसे विचार रखे गए। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था। तो सबसे पहले अनौपचारिक रूप से एक इनफॉर्मल तरीके से संविधान बनाने की जो शुरुआत कहां से हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में हुआ था। इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। देखो अब इस बिल में भी क्या कहा गया कि जो प्रत्येक नागरिक है, जो भारत का प्रत्येक नागरिक है अर्थात भारत में जन्मे जो भी व्यक्ति है, उनको देश के मामलों में भाग लेने का, मतलब देश में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन होगा, क्या नहीं होगा, क्या गलत है, क्या सही है, इन सब में भाग लेने और हर सरकारी पद को हासिल करने का हक होना चाहिए। मतलब देश का जो सर्वोच्च पद हो उस पर भी देश का व्यक्ति, नागरिक वहां तक पहुंचने का उसका अधिकार होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। और मोतीलाल नेहरू जी ने जो रिपोर्ट पेश करी थी, इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या कहा गया कि 24 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भूसीमा में पैदा हुआ हो, जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की हो, अथवा जिसके पिता इस भूसीमा में जन्म हो या बस गए हो। तो देखो किन किन लोगों को इसमें नागरिकता दी गई। पहली बात तो जो इस भूसीमा के अंदर अंदर रहते हैं, पहला। दूसरा, जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली हो। अब जब दूसरे देश की नहीं ली हो तो भाई फिर आप यहीं रह रहे हो तो आप यहीं के नागरिक हो। और तीसरा, उनके पिताजी या तो यहाँ जन्मे हो भारत में या कहीं बाहर से आकर के बस गए हो, अब वो उनके पास कहीं की नागरिकता नहीं है तो वो यहीं के नागरिक माने जाएंगे और उनके बच्चों को भी यहीं का नागरिक माना जाएगा। यह है मोतीलाल नेहरू जी। इस तरह शुरुआती दौर से इस सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया है, जिसके सारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। तो शुरुआती दौर से, हमेशा से, स्टार्टिंग से ही सार्वभौम मताधिकार को एक इंपॉर्टेंट माना गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है और वैधानिक साधन, एक लीगल वे भी माना गया है। ठीक है, एक वैधानिक साधन भी माना गया है कि भाई हम इसके सारे जो राष्ट्र की जनता की इच्छा है उसको इजहार कर सकती है। ठीक है, अब सार्वभौम मताधिकार से क्या है, सरकार ने कुछ गलत करा तो हम वोट देकर के अगली बार उस सरकार को बदल सकते हैं, तो हमारी इच्छा जाहिर हो जाती है। हमें पता, नेता को पता चल जाता है अच्छा इस बार जनता ने हमारा सपोर्ट नहीं करा, तो जनता हमारे कामों से खुश नहीं थी। यह है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के विचार जो 23 नवंबर 1949 को संविधान सभा में रखे गए थे। और यह है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। आइए विचारों को जानते हैं। सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए तथा इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी। तो क्या कहते हैं कि सभा ने, कौन सी सभा, संविधान सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की जो पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करा है कि भाई आम आदमी और जो हमारे पूरे लोकतांत्रिक नियम है इन पर खूब भरोसा संविधान सभा ने करा कि हमारे आम आदमियों को अधिकार मिलने चाहिए और लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार देश चलना चाहिए। और इस विश्वास के साथ कि जो वयस्क मताधिकार का सिद्धांत हमने अपनाया है ये सबका भला करेगा, सबका भला करेगा, आम आदमी का, सबका भला करेगा। ये विचार है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के। अब जब वयस्क मताधिकार की इंपोर्टेंस पर बात हो तो कभी आप इनके विचारों को कोट करके भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर को और भी बेहतर माना जाएगा। अब बात करते हैं संघवाद। पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। देखिए
संघवाद का आप ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, इसमें नो डाउट, ठीक है, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप उस चैप्टर को पढ़ चुके हो, फेडरलिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इन विचारधाराओं के बारे में संघवाद हो गया, नागरिकता हो गई, सामाजिक न्याय हो गया, समानता हो गया, इन सब के बारे में आप उस दूसरी किताब में भी पढ़ेंगे। देखिए, अब जो पूर्वोत्तर से संबंधित जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 371 की बात कर रहे हैं। पूर्व उत्तर में काफी राज्यों को विशेष राज्यों के दर्जा प्रदान करा गया है। सिर्फ वो पूर्वोत्तर की बात नहीं है, उसमें और भी राज्य हैं, जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, गुजरात की बात कर लेंगे, ऐसे कुछ राज्य और भी हैं। पर शुरुआत में जब जोड़ा गया था तो पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य थे, तो 371 के तहत उनको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करा गया, जिसमें काफी सुविधाएं उनको स्पेशली दी जाएगी। परंतु ध्यान योग्य बात यह है कि 370 जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, उसमें और इसमें बड़ा अंतर है, बहुत डिफरेंस है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 छीन लिया गया है, ठीक है, कि भाई क्योंकि उसमें उनका अलग संविधान, बिल्कुल वो सेपरेट इकाई की तरह थे, जो कि सही बात नहीं थी। और फिर 2019 में भारतीय संसद ने और भारतीय सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर करके वहां से जो उनका बिल्कुल अलग सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। परंतु 371 ऐसा अनुच्छेद नहीं है, वहां पे सारे भारत के नियम भी लागू होंगे, भारत का संविधान भी लागू होगा, भारत का तिरंगा भी होगा, भारतीय सरकार कोई कानून बनाती है, कोई योजना चलाती है, वो वहां पर भी लागू होगी। परंतु कुछ चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस देते हुए उनको, मतलब आप कह सकते हैं स्पेशल प्रिविलेज देते हुए, ठीक है, विशेष, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे रिजर्वेशन है, आरक्षण है, तो आरक्षण में क्या है कि जो पिछड़ गए हैं जो समुदाय, उनको विशेष सुविधा दी है कि आप बराबर में आइए। ऐसे ही यहां पर क्या है कि जो पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेद है, उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया गया। यह आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के बारे में। अब जब आपने क्या करा कि कुछ राज्यों को विशेष बना दिया, तो ये क्या हो गया? ये असमतोल संविधान हो गया। समतोल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल समानता वाला संघवाद, ठीक है, बिल्कुल समानता वाला। पर यहां पे क्या बोला? असमानता वाला। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संघवाद है, हमारा फेडरलिज्म है, वो इनइक्वल है, ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है? एक जैसा नहीं है। एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ राज्यों को हमने विशेष दर्जा प्राप्त कर दिया, हमने कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त कर दिया। तो अब आप कहोगे सर ये क्या गलत बात है? बिल्कुल भी गलत बात नहीं। उन राज्यों की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों को देखते हुए उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करा गया, कि भाई वो अपना विकास कर सके, वो अपनी संस्कृति को बचा सके, अपनी संस्कृति को मेंटेन करके रख सके। क्योंकि हमारे लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति की संस्कृति, उनकी विचारधारा को सम्मान देश में दिया जाए, और वही काम यहाँ पे संविधान कर रहा है असमतोल संघवाद से। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। देखिए, अब संघवाद, फेडरलिज्म, ये अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी फेडरलिज्म है, पर हमारे फेडरलिज्म में और उनके फेडरलिज्म में कितना अंतर देखो। उन्होंने किसी राज्य के साथ ऐसा नहीं करा विशेष दर्जा प्राप्त दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, नहीं ना, उन्होंने तो क्या करा है कि सबको बराबर कर दिया। पर हमने स्थितियों को देखते हुए, आपको बार बार मैं ये चीज महसूस करा रहा हूं मैं, कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान तो कॉपी और पेस्ट वाला संविधान है, तो उन लोगों के लिए बता देता हूं कि हर चीज को भारत के संविधान निर्माताओं ने इतनी गहरे से तरीके से पढ़ा, और भारत में वो किस प्रकार से लागू हो सकती है उस प्रकार से लागू करा। उनको लगा कि नहीं यार, भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी संस्कृति बचाना बहुत जरूरी है, उनको स्पेशल राइट देना चाहिए। तो असमतोल संघवाद करा कि समानता है, सबके साथ समानता है, परंतु उनको कुछ विशेष स्पेशल प्रिविलेज मिलने चाहिए। संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्र सरकार की बात मानी गई है, और एक मजबूत केंद्र सरकार की बात मानी गई, ये बात आप संघवाद वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। देखो, संविधान का झुकाव किधर है? केंद्र सरकार की तरफ है, ठीक है, केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया। ये बात बिल्कुल नो डाउट, ये आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वापस उस चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो भारतीय संघ जो पूरा देश है, इसकी जो अलग अलग इकाइयां, अलग अलग इकाइयां क्या है? राज्य। अलग अलग इकाइयां क्या है? राज्य। तो हर राज्य कानूनी हैसियत से और विशेषाधिकार से, स्पेशल राइट में बड़ा ही उनमें अंतर है, ठीक है। कुछ राज्यों के पास ज्यादा अधिकार है, कुछ राज्यों के पास कम अधिकार है। अमेरिकी संघवाद के संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। देखिए, तो अब अमेरिकी संघवाद तो क्या समतोल है, बिल्कुल बराबर, सब एक जैसे, 50 राज्य हैं, 50 के 50 बराबर। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त करा गया है। और कौन से आर्टिकल के तहत करा गया? आर्टिकल 371 के तहत करा गया है। कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहे अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। तो कुछ इकाइयों की जो विशेष जरूरतें हैं, जो उनकी स्पेशल जो नीड्स है, उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना करी गई। बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहे, तो स्पेशल रिलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के रहने चाहिए और इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। इनको स्पेशल स्टेट वाली जो कंडीशन है, स्पेशल स्टेटस जो है वो देना चाहिए। मसलन भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। ये एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान था, है नहीं था, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का जो विलय करा गया उसमें के बाद उन्हें अनुच्छेद 370 दिया गया और उनकी स्वायत्तता, उनकी ऑटोनॉमी की रक्षा करी जाए कि भाई वो फ्री है उसमें। तो अब इनका सब कुछ सिस्टम अलग था, उनका संविधान अलग था, ठीक है। इस पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं जम्मू कश्मीर वाले मैटर पे, ठीक है ना। और फिर फाइनली 2019 में भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर से जो संविधान था वोट करके अब भारत का संपूर्ण संविधान वहां लागू होता है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 ये के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, ठीक उसी तरह नहीं, 370 में और 371 में बड़ा डिफरेंस है बेटा, मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार ये बात कहता हूं। तो यहाँ पे नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। और भी राज्य हैं। यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि आप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की भी रक्षा करता है। तो देखो यहाँ पे अब नागालैंड हो गया, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ज्यादातर राज्य, पहली बात तो आदिवासी राज्य है बेटा, और आदिवासी आदिवासियों की खुद की अपनी एक संस्कृति है, खुद का अपना एक कल्चर है, ठीक है। और उस कल्चर को बचाना हमारे लिए बड़ा ही मूल्यवान है, बड़ी ही आवश्यकता है। तो वहां पे जितने भी जो पहले नियम चलते थे उन नियमों को तो मान्यता दी गई है कि भाई उन नियमों को तो मानेंगे ही मानेंगे। उसके साथ साथ वहां पे आप्रवास को भी रोका गया, माइग्रेशन को भी रोका गया। वहां पर आप जा नहीं सकते, कुछ पर्टिकुलर कुछ जगह वहां पे ऐसी रखी गई है जहां आप जा नहीं सकते, ठीक है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है। तो आज आपका होमवर्क क्या है कि आप पता लगाएं कि वो अन्य प्रदेश कौन से हैं। आर्टिकल 371 के तहत कौन कौन से राज्य हैं बच्चों, पता लगाइएगा, ठीक है, विशेष प्रावधानों का जिनको लाभ दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, ये अब आप कहोगे सर ये असमानता है तो ये गलत है। नहीं, देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ चीजें सही होती है। वो कहता है ना कि हमें अगर कभी किसी को अच्छा करने के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो झूठ में झूठ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही कभी अगर किसी को बराबरी में लाने के लिए अगर हमें असमानता करनी पड़े तो वो असमानता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर भी ये जो असमान बर्ताव करा गया है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा गलत नहीं है। ये वहां की संस्कृति को बचाने के लिए, वहां की सामाजिक स्थितियों के परिस्थितियों के अनुसार ये कार्य किया गया है, जिससे कि अभी हम एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता बनी रहे, ये मेन मुद्दा है। हालांकि संविधान में मूल रूप से ये बात नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुभाषिक संघ है, ठीक है। तो संविधान में ऐसा कहीं इस्तेमाल नहीं करा गया कि भारत एक बहुभाषिक संघ है। बहुभाषिक का मतलब मल्टीलिंगुअल है, मतलब बहुत सारी भाषा बोलने वाला देश है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, काफी भाषा बोलने वाला देश है। इसमें से 22 तो हमने किसमें मेंशन कर रखी है, शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है, इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है, और हर भाषाई समूह को मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और उनको बराबरी का दर्जा है, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। तो इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने, देखो, लोकतंत्र ने और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक, अब देखिए हम जैसे पढ़ते हैं क्लास 12th में, मैं आपको और पढ़ाऊंगा, लास्ट के चैप्टर्स में आता था बस यही होता है कि बेटा ये डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास 12th में करेंगे। तो बच्चों को कभी कभार तो ऐसा लगता है सर फिर अभी क्या पढ़ा रहा हूं, तो सब कुछ ही क्लास 12th में पढ़ाओगे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं कि क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स तो पूरी अलग है। अगर आपने 11th में बिल्कुल भी किताबें नहीं खोली हो इकोनॉमिक्स में और 12th की इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू कर दे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। व्यष्टि समष्टि दोनों ही अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। आप 11th की बुक से कहीं कंपेरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 12th में यह है कि जो दो किताबें अभी क्लास 11th में जो चलाई जा रही है, संविधान वाली और राजनीतिक सिद्धांत वाली, वो किताबें आपकी समझ बेहतर करती है। क्लास 12th के साथ उनका इतना कोई बहुत बड़ा लिंक है नहीं, कोई बहुत बड़ा लिंक नहीं है उनका कि आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा तो 12th तो मतलब बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल सेपरेट है। पर आपको मतलब वो समझने में थोड़ी बहुत और भी आसानी हो जाएगी।
जब वहां पर नाम आएगा कि भाई सरदार पटेल, तो सरदार पटेल के हम कोटेशन हमें फिर याद आएंगे, देखो ये सरदार पटेल जी ने कहा था। हम बाबा साहब अंबेडकर का नाम आएगा तो हमें वो कोटेशन याद, देखो संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर तो उन्होंने ये बात कही, हमें जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन आएगा, तो ये हमारे लिए तो आसान हो जाता है। कुछ चीजें से अब अगले जब हम लोग पढ़ेंगे तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, तो अब आपको पता है भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो काफी कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाती है बच्चों। तो चलिए, तो क्लास 12 की मैं कह रहा था कि लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद, देखो हम लोगों ने ये बात करी थी कि भाषा के आधार पर राज्य, ठीक है, और ये इसमें भी करा था हमने संघवाद वाले में भी कि भाषा के आधार पर राज्य। अब भाषा के आधार पर राज्य बना कर करके हमने देश को मजबूती बनाया, हमने देश को यूनाइटी बनाया। तो भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान भी दी, क्योंकि भाषा के आधार पर हमने राज्य बना करके एक तो उनकी संस्कृति को बचाया, तो संस्कृति को पहचान हो गई और देश यूनाइट रहा, तो एकता। तो मतलब हमने लोकतंत्र और भाषाई संघवाद को स्थापित कर करके हमने संस्कृति को भी पहचान दी है और देश की एकता को भी बनाए रखा है। ये सुंदरता है भारतीय संविधान की कि संस्कृति को भी बचा करके रख रहे हैं और देश की एकता को भी बना करके चल रहा है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। तो भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान है और सबको उसमें कंपटीशन करने की आजादी है, चाहे किसी भाषा का किसी भी वर्ग का हो, सबको पूरी आजादी दी गई। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पहचान की, नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी, अब देखिए अभी तक आप लोगों ने 2-3 बातों का जिक्र करा। भारत के संविधान ने हमें व्यक्तिगत पहचान भी दी है। व्यक्तिगत पहचान कैसे? आज अगर मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट में, पर्टिकुलर किसी रिलीजन से हूं और इन केस मेरे साथ कुछ गलत होता है, तो मुझे अधिकार दिया है, मेरी पहचान को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है। मानते हो ना इस बात को? भाई आप सबको मौलिक अधिकार दिया ना, आपको कोई थप्पड़ मार दे आप पुलिस स्टेशन में जाकर के बोल सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि बोला नहीं समुदाय को अधिकार है, समुदाय को मारे तो आना, अकेले को तो मारा है तो ऐसा मत नहीं। तो हमारी खुद को भी हमें अधिकार दिया, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को बना करके भी रखा है। इसके साथ साथ फिर हमारे समुदाय की आइडेंटिटी को भी बना के रखा है, और जो समुदाय पिछड़े में है उन समुदायों को आगे लाने के लिए उनको थोड़ा सा विशेष प्रावधान देकर के आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेगी, तो उनकी पहचान भी बनाए रखेगी। संस्कृति, जो सांस्कृतिक पहचान है वो सांस्कृतिक पहचान भी बनाए रखी गई, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा। तो मतलब भारत के संविधान ने एक एक व्यक्ति की पहचान को बारे में भी सोचा, समुदायों की पहचान के बारे में भी सोचा, सांस्कृतिक पहचान के बारे में भी सोचा, और इन सब से ऊपर एक राष्ट्रीय पहचान के बारे में भी सोचा, नेशनल आइडेंटिटी के बारे में भी सोचा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी आइडेंटिटीज बहुत है बेटा। आप आइडेंटिटी का मतलब क्या है? पहचान। आपको पहचानते कैसे? वो पहले देखा हो तो आप पहचान में कौन, ठीक है। तो हमें किन किन चीजों से पहचाना जा सकता है? एक तो जैसे भाई आपका पर्सनल, आपका नाम है, आपका ये सब कुछ है, इनसे मतलब मैं कह सकता हूं आपकी जो पर्सनल है, आपका नाम है, इनसे। एक भाई आप जिस भी कास्ट को बिलोंग करते हो उससे, ठीक है, उससे पहचाना जाता है ना। आप मानो या ना मानो कि हाँ भैया उस कास्ट का है हम, तो उस कास्ट से आपको पहचाना जाता है। उस कास्ट का कोई फंक्शन होगा आपको इनवाइट करा जाएगा, ठीक है। फिर एक हमारी पहचान रिलीजन से, धर्म से, कि हम उस धर्म के व्यक्ति हैं, ठीक है, धर्म से है। इसके अलावा फिर एक पहचान जेंडर से भी होती है कि भाई मैं मेल, वो फीमेल, ठीक है, जेंडर से भी होती है। एक पहचान हमारे प्रोफेशन से भी होती है, हमारा क्या काम धंधा है। भाई आज मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। अब देखो जैसे टीचर हूं तो टीचर वाली जब मेरी पहचान है तो उसमें मेरी कास्ट, मेरा रिलीजन, मेरा जेंडर, मेरा पर्सनल इशू मैटर नहीं करता है। मेरा प्रोफेशन टीचर हूं, टीचर्स बैठे हैं। अब टीचर्स में अलग अलग कास्ट के भी हैं, जेंडर के भी हैं, ठीक है। डॉक्टर्स के बैठे हैं तो डॉक्टर्स में सब आ जाएंगे। इससे प्रोफेशन के साथ हो गया। फिर मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी है, ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी है। भाई जैसे मान लो मैंने एमए करा है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स वाले एमए हैं, ठीक है। एमए में पॉलिटी वाले हैं, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी है। तो हमारी बहुत सारी पहचानें होती हैं। इसके साथ हाँ रीजन वाली भी है हमारी, ठीक है, हम कौन से एरिया में रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि भाई हम राजस्थानी हैं, हम मारवाड़ी हैं, हम बिहारी हैं, ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा बहुत सी बार। तो हम मराठी है, तो हम क्षेत्र के भी ऊपर बहुत अपना बल देते हैं कि नहीं हम इस क्षेत्र से हैं, ठीक है, हम इस एरिया से। तो हमारी रीजन से भी हमारी पहचान होती है। तो हमारी एक नहीं, हमारी अनेकों पहचान है बेटा, ठीक है। रीजन के आधार पर भी है, कास्ट के आधार पर भी है, धर्म के आधार पर भी है, लिंग के आधार पर भी है, हम जो काम करते हैं उसके आधार पर भी है, हमारी शिक्षक योग्यता के आधार पर भी हमारी बहुत सारी पहचान है। और हर पहचान को संविधान ने सुरक्षा प्रदान करी है, हर मान्यता को प्रदान करी। परंतु ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं,
ये आइडेंटिटीज अपनी जगह सही है और इन आइडेंटिटीज को बना करके रखना अपनी जगह ठीक है भाई। आप अपने रीजन पर बड़ा गर्व करते हैं, बढ़िया बात है। आप अपने आप पे, अपनी पढ़ाई पे, आप अपने काम धंधे पे, आप किसी भी चीज पे बड़ा गर्व करते हैं, बढ़िया बात है। परंतु ये जितनी भी पहचान है ना, ये सारी की सारी पहचान राष्ट्रीय पहचान से नीचे होनी चाहिए। कभी भी इनमें से एक भी पहचान राष्ट्रीय पहचान से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। भाई जब आपको कोई बोले इस जाति से या इस जाति से, ठीक है, इस धर्म से, पुरुष महिला, टीचर, डॉक्टर, क्वालिफिकेशन जो भी सब ठीक है, पर इन सबसे ऊपर एक पहचान है, वो है भारतीय की। जैसे बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि हम भारतीय हैं सबसे पहले और आखिरी, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। सबसे पहले भारतीय बनो। ये आइडेंटिटी, ये पहचान, ये सब कुछ चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जब इस एक पहचान में से और भारतीय की पहचान में से पूछा जाए, सीना चौड़ा कर करके कहो कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, हमें उस समय हमारी कास्ट, हमारा रिलीजन, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा प्रोफेशन, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी, मेरा रीजन, सब कुछ छूट जाना चाहिए। सबसे ऊपर जो होनी चाहिए वो राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। और अगर किसी भी देश में इस नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर अगर कोई एक आइडेंटिटी चली जाती है, इस राष्ट्रीय पहचान से ऊपर हमारी एक पहचान चली जाती है, तो वो देश विखंडन की ओर बढ़ चलता है। ठीक है, जब वहां राष्ट्रीय पहचान से ज्यादा दूसरी पहचानों को महत्व दिया जा सकता है। जब आप जैसे देखिएगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है ना, आप क्लास 10th में श्रीलंका वाले में देखिए, वहां पर राष्ट्रीय पहचान की बात नहीं हुई। वहां पर मैं तमिल, मैं सिन्हाला, तो भाई साहब डिमांड, फिर देखिए गृह युद्ध हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय पहचान सबसे ऊपर रहनी चाहिए। आप कुछ भी करिए, आप अपनी जाति की बात करिए, आप अपने धर्म की बात करिए, आप अपने लिंग की बात करिए, आप अपने प्रोफेशन की बात करिए, आप अपनी क्वालिफिकेशन की बात करिए, पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनकर के जिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनकर के जिए। आप चाहे कुछ भी हो, पर आप भारतीय हो सबसे पहले और अंत में आप भारतीय हो। ठीक है, और ये चीज देखिए, जितना भी है ना, देखो हम लोग क्या है ना, जैसे आज मान लीजिए, आज मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं अगर राजस्थान से भी कहीं बाहर जाऊंगा ना, राजस्थान का छोड़िए, जैसे मान लीजिए राजस्थान से मैं कहीं बाहर जाऊंगा, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का है, अब महाराष्ट्र का है ना, महाराष्ट्र में मुझे 3-4 लोग राजस्थानी मिल गए ना, अरे यार अपने, अब उनसे ना मैंने उनकी जाति पूछी, ना राजस्थान में वो कौन सी जगह रहते हैं, ना वो पूछा, ना धर्म पूछा, हम राजस्थानी, ठीक है ना, एक वो रहता है। और ठीक है, चलिए यहां तक भी फिर भी ठीक है। उसके बाद अगर जब हम इंडिया छोड़ करके कहीं बाहर जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, और वहां पर हमें कोई व्यक्ति मिल जाता है इंडियन, अरे भाई मैं भी इंडिया से हूं, मैं भी इंडियन हूं, तो हम उस व्यक्ति की जाति भूल जाते हैं, उसका धर्म भूल जाते हैं, उसका प्रोफेशन भूल जाते हैं, हम उसका सब कुछ भुला देते हैं, पर हम एक इंडियन के नाम पर एक हो जाते हैं, हम भारतीय के नाम पर एक हो जाते हैं। तो जिस शब्द से हम एक हो सकते हैं, जिस पहचान से हम एक रह सकते हैं, तो वो पहचान सबसे ऊपर रहनी चाहिए, वो पहचान सबसे ऊपर रहनी चाहिए, और उस पहचान को बनाए रखना जरूरी है। तो ये राष्ट्रीय पहचान भी संविधान ने पूरी बनाने की, और राष्ट्रीय एकता बनाने की पूरी काम संविधान ने करा है। संविधान ने में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया है कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी भी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी इन पहचानों में फंस करके रह जाए, नहीं, हमारी एक राष्ट्रीय पहचान भी होनी चाहिए। ऊपर की चर्चा से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। तो देखिए क्या कहा, यह पहचान अपनी जगह पर सबसे पहले ही, आप इन पहचानों को जितना ऊपर लेकर के जाना चाहते हो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर राष्ट्रीय पहचान से ऊपर नहीं। सबसे ऊपर राष्ट्रीय पहचान ही होनी चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई। दो कौन सी पहचान है? ठीक है, एक तो ये पहचान, ठीक है, इन सभी के आधार पर, और दूसरी राष्ट्रीय पहचान। मतलब मैं कह सकता हूं कि व्यक्तिगत पहचान और राष्ट्रीय पहचान के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश भारत का संविधान कर रहा है। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है, परंतु फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान करेगी। मतलब कहा गया है कि नेशनल आइडेंटिटी सबसे पहले, राष्ट्रीय जो पहचान है वो सबसे पहले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण भी दूं, आपातकाल की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी मौलिक अधिकार दिए गए, सब कुछ करा गया, परंतु बोला गया कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? बहुत ही जल्द है, अर्जेंट काम, जैसे कि युद्ध हो गया, देश में कुछ संकट आ गया, उस समय इमरजेंसी लगा दी जाती है। उस समय आपके मौलिक अधिकार सबको साइड में रख दिया, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपका जो भी हो, सब कुछ सबसे पहले देश, और वो राष्ट्रीय पहचान बनी रहनी चाहिए। तो वहां पर वैसा कोशिश हुई है कि व्यक्तिगत पहचान में और राष्ट्रीय पहचान में संतुलन हो, पर कहीं कहीं पर राष्ट्रीय पहचान को वरीयता दी गई है कि वे राष्ट्रीय पहचान सबसे ऊपर होनी चाहिए। नेशनल आइडेंटिटी, देश की एकता, देश
देश सबसे ऊपर होना चाहिए। फिर कहता हूं कि वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हमें भारतीय बनकर के ही रहना चाहिए। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस डिबेट में भी स्पष्ट किया गया है। पृथक निर्वाचन मंडल, यह आपने पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। पृथक निर्वाचक मंडल के तहत ऐसा था जैसे कि पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम्स को भी मिला हुआ था, उस समय सिख्स को भी मिला हुआ था, सिख जो समुदाय है उनको भी मिला हुआ था ब्रिटिशर्स के समय। इसमें ऐसा होता था जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, ये निर्वाचन क्षेत्र है। अब ये निर्वाचन क्षेत्र अगर मुस्लिम्स के लिए फिक्स कर दिया गया तो यहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो कैंडिडेट भी मुस्लिम ही खड़ा होगा और उनके लिए जो वोट करेगा वो भी मुस्लिम ही करेगा, ठीक है। तो ऐसा पृथक ऐसा सिख के लिए था, ठीक है। ये आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब हमने संविधान सभा का किस प्रकार से गठन हुआ उसमें आपने पढ़ा होगा। तो पृथक निर्वाचन मंडल की डिबेट से पता चलता है संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी गई। पृथक निर्वाचक मंडल की बात को नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदाय में भेद पैदा होता है अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर भी खतरा उत्पन्न होता है। तो ये बात क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि इस पर राष्ट्रीय एकता की जो धारणा है उस पर भी खतरा आता है। इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन शेषता में बाधा पहुंचती है। तो जो हमारा राष्ट्रीय जीवन है, ठीक है, उसमें हमारे बाधा पहुंचेगी, जो कि सही नहीं है। मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए और नेशनल यूनिटी के लिए, एकता के लिए खतरा होगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 25 मई 1949 को संविधान सभा में अपने विचार रखे और कहा, लेकिन आगे चलकर ये भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है। भारत में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय है जो कि भारतीय है, ठीक है। तो सरदार पटेल जी कहते हैं कि ठीक है, अभी हाल फिलहाल में मान लेते हैं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, पर आगे जाकर के भविष्य में जाकर के हम सबको ये भूलना होगा कि कोई अल्पसंख्यक है या कोई बहुसंख्यक है, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय है और वो भारतीय है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम भारतीय हैं प्रथम और अंत में, तो वैसे ही सरदार पटेल जी कह रहे हैं कि एक समुदाय ही हमें मानना चाहिए, हमें अलग अलग समुदाय नहीं मानना चाहिए। अब बात करते हैं प्रक्रियागत उपलब्धि। ऊपर बताई गई 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। तो ये ऊपर जितनी भी आपको केंद्रीय विशेषताएं बताई गई, ये संविधान की आधारभूत महत्व, ठीक है, जो बेसिक हमारा इंपोर्टेंस है उसकी उपलब्धियां हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी है। अव्वल तो यह कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। देखो, अब कुछ प्रक्रियागत भी है, प्रोसीजरल भी है, ठीक है, जैसे जैसे प्रक्रिया होंगी वैसे। सबसे पहले तो राजनीतिक विचार विमर्श, ठीक है, कि विचार विमर्श होता रहना चाहिए। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूह और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी ना हो सकी हो, ठीक है। अब ऐसा हम मानते हैं कि भाई कुछ समूह हो, ठीक है, कोई ऐसा वर्ग रह गया हो जिसकी सही से बात संविधान में ना हो सकी हो, ठीक है, कुछ ऐसा रह गया हो। परंतु इस सभा की जितनी भी जो डिबेट्स हुई हैं उनसे ये बात बिल्कुल साफ हमें पता चलती है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था, ठीक है, सबको शामिल करने का था। ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ग रह गया, पर ऐसा नहीं कि स्पेशल उनको छोड़ा गया और सबको शामिल करने की पूरी कोशिश करी गई है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का शब्द चाहिए आपको पूरे संविधान में देखने को ना मिला, परंतु जो आत्मा है, जो विचार है, वो धर्मनिरपेक्षता वाले संविधान के रहे हैं। यह खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थ की तुला पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुला पर तोलकर परखने के लिए तैयार हो। तो भारत के संविधान निर्माता उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वार्थ के आधार पर नहीं, तर्क बुद्धि के आधार पर काम करे। इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। तो संविधान निर्माता असहमति, ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी बात से असहमत हो रहा है तो उसको गलत नहीं, या कोई विभेद है, ठीक है, उसको सकारात्मक एक पॉजिटिव पॉइंट में देख रहे, अच्छा असहमत है तो हमें कमियां पता चले कि हम उन कमियों को सुधारना चाहिए देश को, उनमें ऐसा नहीं है, गलत नहीं माना संविधान निर्माताओं ने। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा 2 बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में हो तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। मतलब हम किसी एक वैल्यू को छोड़ करके दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू को थोड़ा सा नुकसान करके दूसरी वैल्यू को पाले और बराबरी का दर्जा मेंशन हो जाए तो ऐसे समझौते में कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, परंतु है नहीं। बिल्कुल, ये तो आप अपनी निजी जीवन में भी देख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ हो, हमारे पास जीवन की हर सुख सुविधाएं हो, सब कुछ हो, परंतु सब कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर भगवान व्यक्ति को सब कुछ दे देता तो व्यक्ति खुद को भगवान समझने लग जाता है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा नहीं है और यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हर चीज होनी चाहिए परंतु है नहीं। फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है, और पर फिर भी हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा सा हासिल कर ले, ठीक है, तो नैतिक दृष्टि से उंगली उठाना लायक नहीं, ठीक है। हमें हर चीज को थोड़ा थोड़ा अचीव करा है, ऐसा नहीं वो बिल्कुल भी ना हो।
संविधान सभा इस बात पर अड़िग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाए। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। ठीक है, तो संविधान सभा इस बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ था कि कोई भी अगर हम लोग फैसला लें तो बहुमत नहीं, ऐसा नहीं हो मेजोरिटी कराएं कि भाई ये ज्यादा है या नहीं, सर्वानुमति, सबकी अनुमति से ही होना चाहिए। और इस प्रकार से कार्य करना खुद में एक प्रशंसनीय, तारीफ करने वाली बात है, तारीफ करने वाला कार्य। दूसरे, इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। तो भाई इससे हम सुलह कर रहे हैं, समझौता हो रहा है, इससे भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता, तो कभी भी हमें सुलह या समझौता जो है ऐसे शब्दों को नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए कि नहीं यार ये तो खराब है, समझौता मतलब बिल्कुल गिर जाना, ऐसा नहीं है। ये समझौता, हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो ये समझौता बुरा है। अगर हम किसी स्वार्थ के चक्कर में अगर कोई समझौता कर लेते हैं तो वो समझौता गलत है। स्वार्थ के चक्कर में नहीं होना चाहिए कोई समझौता। ओके, तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है वो भी आपका पूरा कंप्लीट होता है और कोशिश है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और इस चैप्टर के साथ आपकी जो है वो किताब भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा कि लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करें। कोर्सेज भी जल्द लॉन्च होने वाले हैं तो उसकी जानकारी भी आपको यूट्यूब इसी चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर आपको जल्द ही मिल जाएगी। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को इस बेहतर शिक्षा के प्लेटफॉर्म के लिए बताते रहिए। मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।